हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में बेटा डिस्कशन कर रखा है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और उसके अलावा फिर हम लोगों ने और भी टॉपिक जैसे जेनेटिक कोड, इस तरह के टॉपिक्स हम लोगों ने सारे डिस्कशन कर लिए। आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है ना, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। बेटा अगर बेसिक देखा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस में होता क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको यह बात पता है कि 20 टाइप्स की अमीनो एसिड होती हैं, है ना। 20 टाइप्स की अमीनो एसिड होती हैं और ये अमीनो एसिड आपस में अटैच होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड से अटैच है, दूसरा तीसरे से अटैच है, तीसरा चौथे से अटैच है, एंड सो ऑन, है ना। और आपस में बेटा किस बॉन्ड से वो अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो आप एक अमीनो एसिड को दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पे जोड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। बात समझ में आई? अब ये ट्रांसलेशन होता कैसे, तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में, जेनेटिक कोड वाली क्लास में बेटा आप लोग बताया था कि ये है आपका mRNA, है ना। अभी आप लोग बेसिक समझिए, ये है आपका mRNA, है ना। mRNA पे क्या होता है, कोडॉन्स होता है, जेनेटिक कोड्स होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं यहां पर AUG है, उसके बाद GUG है, फिर GGG है, UUU है। इस तरीके से कोडॉन्स आपकी mRNA पे mRNA आपके कोडॉन्स होते हैं उस पे, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, अब इससे आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। कैसे होगी देखो, AUG है, इसका मतलब मिथ्योनिन होगा, उसके बाद GUG मतलब वैलीन होगा, फिर GGG मतलब ग्लाइसिन होगा, UUU मतलब फिनाइल एलेनिन होगा। ये सारे बेटा आपस में अटैच हो जाएंगे किस बॉन्ड के जरिए से, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाएंगी। बोलिए भाई, यहां तक बेटा आप लोगों को बात समझ में आ गई, है ना। तो यही हमें पढ़ाना है आज की क्लास में। मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर कैसे जो कोडॉन्स होते हैं वो किस तरीके से अमीनो एसिड किस तरीके से आपस में अमीनो एसिड को अटैच करते चले जाते हैं। आज की क्लास में बेटा मैं यही प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आखिर mRNA से प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, बात समझ में आई? अभी आप लोग सिर्फ समझिए कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, इट इज ए फिनोमेना in which polymerization of amino acid take place with the help of peptide bond, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज अ फिनोमेना इन विच पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मींस all the amino acid is attached with each other by peptide bond. नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज बेटा राइबोसोम। और आपको यह बात पता है कि राइबोसोम कहां पाया जाता है, राइबोसोम आरआरएनए में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बोल दे रहा हूं मैं आप लोगों से कि जो सीक्वेंस डीएनए की होगी वही सीक्वेंस आरएनए की होगी, और उसी सीक्वेंस से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। नहीं समझ में आया?
जैसे मैं यही कह रहा हूं, ये जो सीक्वेंस है यहां पर, ये तो mRNA है। अब अगर इसका सीक्वेंस आप डीएनए देखेंगे तो डीएनए का सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटा? ए है तो टी, यू है तो ए, जी है तो सी, सी यू है तो ए, जी है तो सी, सी 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 और ए ए ए। ये क्या है? ये डीएनए है। तो देखें आप लोगों ने देखा कि जो डीएनए का सीक्वेंस है बेटा, ये भी 5 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है, सॉरी 3 प्राइम है, सॉरी बेटा ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपके एक्सेप्शनल कुछ है, टी की जगह यू लग गया है। जो डीएनए का सीक्वेंस है वही आरएनए का सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस से क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हम करेंगे क्या। प्रोटीन की सिंथेसिस में हम अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए चले जाएंगे। यही हमारा काम है, यही हमें करना है। बात समझ में आ गई? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? देखो तुम लोग, ये कैसे करेंगे हम लोग? देखिए बेटा, इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस में हम मैं पहले एक आप लोगों को रफ बता देता हूं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। जैसे मान लो ये एक mRNA है, ये बेटा एक mRNA है, ठीक है। ये एक mRNA है, AUG GUG और GGG, ठीक है। ये एक mRNA है। अब जब प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली होगी तो इस mRNA पे क्या होगा? आके अटैच होगा क्या? ये राइबोसोम है, राइबोसोम अटैच हो जाएगा। अटैच हो गया राइबोसोम। अब देखो, अब यहां पर आएगा क्या? टीआरएनए। और याद करो बेटा, जब मैं आप लोगों को टीआरएनए पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि टीआरएनए का असल में 2 फंक्शन होता है। टीआरएनए का 2 फंक्शन होता है। कौन कौन सा फंक्शन होता है? टीआरएनए का बेटा 2 फंक्शन होता है। एक तो वो अमीनो एसिड को लेके आता है ना, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि 20 तरह का टीआरएनए होता है। जितनी तरह की अमीनो एसिड होती है उतने तरह का टीआरएनए होता है। तो एक काम तो टीआरएनए का क्या होता है कि वो अमीनो एसिड को अटैच कराता है, और दूसरा काम क्या होता है इसका? पहला काम तो अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है। और याद करिए आप लोग, स्ट्रक्चर याद करिए, उसके लिए उसके पास क्या होता है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखो ऐसे ही होता है ना भाई, बोलो बेटा, ऐसे ही तो होता है इसका स्ट्रक्चर टीआरएनए का। ये टीआरएनए का 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तुम्हें पता है कि ये जो 3 वाला प्राइम है, 3 प्राइम है, यहां पर क्या होता है? यहां पर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। तो अमीनो एसिड क्या होगी? यहां पर अटैच हो जाएगी। बोल भाई, बात समझ में आई? और अमीनो एसिड यहां पर अटैच हो जाएगी। अब एक काम तो होता है ये अमीनो एसिड को अटैच कराता है, दूसरा काम क्या होता है? ये टेम्पलेट को रीड कराता है। टीआरएनए टेम्पलेट को रीड करता है, टेम्पलेट की रीडिंग करता है। और आपको यह बात पता है कि यहां पर प्रोटीन के सिंथेसिस में टेम्पलेट उसके लिए क्या होगा? mRNA होगा। उसके लिए बेटा mRNA होगा। बात समझ में आ गई? तो अब क्या होगा? mRNA होगा। अब सबसे पहले कोडॉन कौन है? AUG है। और AUG किसका कोडॉन होता है? बोलो भाई, AUG किसका कोडॉन होता है? अरे भाई ये मिथ्योनिन का होता है। ये देखो मिथ्योनिन का है, ये वैलिन का है, ये ग्लाइसिन का है। तो सबसे पहले कौन सा टीआरएनए आएगा? सबसे पहले मिथ्योनिन का आएगा, आके यहां पर ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टीआरएनए आएगा, वो किसका आएगा? वैलिन का। वैलिन यहां पर आकर अटैच हो गई और ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद कौन सा टीआरएनए आएगा? ग्लाइसिन आएगा। ग्लाइसिन आपस में अटैच हो गई, किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। और इस तरीके से पूरी आपको एक चेन मिल जाएगी। बोलिए, बात समझ में आई यहां तक? कुछ इसी टाइप का प्रोसेस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ एक रफ सा बताया है। अब इसके बाद फेयर बताऊंगा। अभी आप इसको बनाइएगा मत। यहां तक कुछ समझ में आया? ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में 3 स्टेप होता है ना? इसमें 3 स्टेप होता है। इनिशिएशन,
इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, और तीसरा इसमें स्टेप होता है टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप है इसमें टर्मिनेशन। इलॉन्गेशन में एक और स्टेप होता है, वो इलॉन्गेशन का पार्ट कहलाया जाता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बेटा हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इनिशिएशन। जो पहला स्टेप है हमारा वो क्या है, इनिशिएशन है। अब इनिशिएशन में हम क्या करेंगे, इनिशिएशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो अमीनो एसिड हमारी होती है, कहां अमीनो एसिड कहां पर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहां होता है बेटा, याद रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये सब याद रखिएगा बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, सॉरी, है ना। तो सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन में बेटा सबसे पहला स्टेप होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। असल में हमारी जो अमीनो एसिड होती है ना साइटोप्लाज्म में, वो इनएक्टिव होती है। तो पहला काम क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल यानी नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, सेम ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन के सिंथेसिस में पहला स्टेप कौन सा होता है। तो पहला स्टेप बेटा क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब जाहिर सी बात है कोई भी अमीनो एसिड हो सकती है, तो हम यहां पर कोई भी अमीनो एसिड ले लेते हैं। ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है भाई, ये एक अमीनो एसिड है। उसको जब हम एक एटीपी देंगे और एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, ये जब इससे रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, अमीनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, अमीनो एसिड एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अमीनो एसिड एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या था, ये इनएक्टिव था, है ना। हमने एटीपी देके क्या किया, उसको एक्टिव किया, है ना। और ये क्या है बेटा, ये पायरोफॉस्फेट है। तो पहला काम हमारा क्या था प्रोटीन सिंथेसिस में, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो हमारी अमीनो एसिड क्या हुई, एक्टिव हो गई। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ टीआरएनए। लोडिंग ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब इस स्टेप में क्या होगा, अमीनो एसिड को हम लोड करेंगे किस पे, टीआरएनए पे। जो हमारी एक्टिव अमीनो एसिड है ना, ये देखो ये एक्टिव अमीनो एसिड है, कहां लोड करेंगे। तुम्हें ये बात पता है बेटा कि ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, सेकेंडरी और टर्शरी दोनों स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं आप लोगों को, किसका, टीआरएनए का। तुम्हें बताया हूं बेटा कि ये 5 प्राइम है और ये क्या होती है, 3 प्राइम है। याद आ रहा है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। जो 3 प्राइम है वहां पर क्या होता है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। ठीक है बेटा, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। तो अब मान लो अगर पहली अमीनो एसिड है मिथ्योनिन, तो होगा क्या कि ये जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड है, क्योंकि ये एक्टिव हो चुकी है, हमने इसे एटीपी देके एक्टिव कर दिया, अब ये जाके कहां अटैच हो जाएगी, ये 3 प्राइम पे अटैच हो जाएगी, क्योंकि 3 प्राइम पे CCA जो ग्रुप होता है वहां पर वो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। ठीक है, यहीं पर यहां पर यही सेम चीज होगी। जो हमारी एक्टिव अमीनो एसिड है ना, वो टीआरएनए से, पर्टिकुलर टीआरएनए से अटैच होगी। देखिए बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हर एक अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर टीआरएनए होता है एंड नो टीआरएनए फॉर सेंस कोडॉन, अरे सॉरी नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप या टर्मिनेशन कोडॉन।
हर एक अमीनो एसिड का एक अपना टीआरएनए होता है, लेकिन जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं या टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं उनका कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। इसका मतलब कितना तरह के टीआरएनए होगा? 20 टाइप्स का। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखिए, अब ये टीआरएनए पे अटैच होगा तो क्या बना देगा? ये अलग हो जाएगा, प्लस एंजाइम भी अलग हो जाएगा, तो ये बना देगा अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब इस टीआरएनए को हम क्या कहेंगे? चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए। लोडिंग का क्या मतलब होता है? यही है कि मान लो अगर ये अमीनो एसिड है, इसी को हमें एक्टिव करना था, मिथ्योनिन को, तो अब जब हम मिथ्योनिन को उसके 3 प्राइम पे अटैच हो जाएगी तो अब हम उस टीआरएनए को लोडेड टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए कह सकते हैं। बोलो बेटा, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक तरफ क्या हो रहा है, आपकी अमीनो एसिड जो है उसे हम लोग एक्टिव कर रहे हैं और उसे चार्ज कर रहे हैं, टीआरएनए को चार्ज कर रहे हैं। टीआरएनए चार्ज समझ में आ गया ना? और इसी वजह से टीआरएनए जो होता है एडाप्टर मॉलिक्यूल कहलाता है। टीआरएनए को अडॉप्टर, मैंने आप लोगों को बताया था, टीआरएनए को अडॉप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ में आई? ये चार्ज हो जाता है जब इस पे चार्ज टीआरएनए कहलाता है, या लोडेड टीआरएनए कहता है जब इस पे अमीनो एसिड जाके अटैच होती है। ठीक है भाई, चले आगे। अब थर्ड देखते हैं। अब देखते हैं पूरा प्रोसेस होता कैसे है एग्जैक्टली। देखो, ये क्या है? ये आपका एमआरएनए है, और एमआरएनए पे क्या है? कोडॉन्स है ना? ए यू जी, जी यू जी, जी जी जी, यू 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 एंड यू ए, लास्ट में स्टॉप कोडॉन है। ये क्या है? इस पे कोडॉन्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहां तक बेटा बस बात समझ में आई। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि आपको ये बात पता है, आपको बेटा ये बात पता है कि राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। और बेटा मैं आप लोगों को बता चुका हूं इससे पहली क्लास में कि जो राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीके का होता है। अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो यूकैरियोट में बेटा राइबोसोम कैसा होता है? 80S होता है। ठीक है, 80S होता है। और प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स में बेटा ये 70S होता है। बात समझ में बेटा, ये 70S होता है। अब ये जो 80S होता है या 70S होता है, ये फर्दर 2 पार्ट में फिर डिवाइड करता है। एक होता है 50S और एक होता है आपका 30S, है ना? ये वाला जो है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ये लार्जर है, मैंने एल से मतलब लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। और ये जो होता है ये स्मॉलर सब यूनिट होता है। और इसी तरीके से ये, अरे सॉरी, ये होगा बेटा 60 और ये होगा 40, सॉरी, ठीक है। यहां पर होगा ये 50S और ये होगा 30S। ये लार्जर सब यूनिट होगी और ये स्मॉलर सब यूनिट होगी। ठीक है बेटा, ये होता है। जो राइबोसोम होता है वो इस तरीके से होता है जैसे वो बन होता है बीच में। ऐसे देखो, मान लो अगर ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है मान लो, क्योंकि मैंने आपसे कहा 2 यूनिट होगी, एक लार्जर होगी एक स्मॉलर होगी। तो ये अगर स्मॉलर यूनिट है तो इस पे क्या होता है, इस तरीके से जो लार्जर वाली सब यूनिट है वो ऐसे अटैच हो जाती है। और बीच में क्या होगा? बीच में बेटा एमआरएनए होता है। एकदम देखो ऐसे होता है। ये है, ये पेन क्या है? ये बेटा ये पेन है आपका एमआरएनए। इस पे ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुई मान लो, उसके बाद क्या होता है, इस पे आके ऐसे लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाती है, एकदम ऐसे। बात समझ में? ये क्या है? ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए पे पहले आके अटैच होगा कौन अटैच होगा? स्मॉलर सब यूनिट। और उसके बाद इस पे कौन अटैच होगा आके?
लार्जर सब यूनिट। बात समझ आई बेटा? उसके बाद उस पर लार्जर सब यूनिट अटैच होगी। इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे चले देखते हैं। तो क्योंकि हम लोग मेनली प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग मेनली प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो उसी पे मेन हम लोग फोकस करके चलेंगे। अब होगा क्या कि देखो ये क्या है, ये है आपके, ये क्या है बेटा, ये आपके कोडॉन्स है। अब ये जो आपका mRNA जो होता है, ये mRNA है। mRNA पे सबसे पहले क्या होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो आके अटैच होती है। देखो ये दोनों प्रोसेस पैरेलल चलता है, यानी एक तरफ क्या होता है, जो mRNA है उस पे आके, मतलब मैं कहूं यहां तक अटैच हुआ, नहीं सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अच्छा तो होगा क्या कि सबसे पहले यहां पर स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होगी। ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की। ठीक है, यानी अगर मैं प्रोकैरियोट्स के लिए बात करूं तो ये 30S होगी। सबसे पहले बेटा यहां पर स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होती है, और उसके बाद क्या होता है, इस पे लार्जर सब यूनिट आके अटैच होती है। ठीक है, पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होती है, ये आपका mRNA है। mRNA पे पहले क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगी, उसके बाद इस पे क्या होता है, लार्जर सब यूनिट अटैच होती है। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद क्या होता है कि ये जो राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं। राइबोसोम में बेटा 3 साइट्स होती हैं। देखो 3 साइट्स होती है राइबोसोम में। एक है आपकी ई साइट, एक है पी साइट और एक है ए साइट। क्या है, राइबोसोम में 3 साइट होती है, एक ई साइट, एक पी साइट और एक ए साइट होती है। ई मतलब कहलाता है एग्जिट साइट, पी मतलब है बेटा पेप्टिडाइल टीआरएनए साइट, और ए मतलब होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए साइट। ये 3 साइट होती हैं आपके राइबोसोम में, ये 3 साइट होती हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक बात समझ में आई? आगे चले। अब देखो, अब देखिए बेटा, सबसे पहला जो कोडॉन जो ये कौन सा है, कहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, एयूजी से। मैंने आप लोग बताया था मिथानिन से स्टार्ट होगी। अब क्या है, एक तरफ क्या है, या ये ऐसे समझो, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो इनिशिएशन वाला जो फेज होता है, वो असल में 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक तरफ क्या हो रही होती है, एक तरफ ये प्रोसेस चलता रहता है। एक तरफ तो अमीनो एसिड एक्टिव होता है, और जो अमीनो एसिड है वो लोड होता है किस पे, लोड होता है किस पे बेटा, टीआरएनए पे। एक तरफ तो उसकी लोडिंग या कहते हैं चार्जिंग चलती रहती है, दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ ये प्रोसेस होता है कि जो mRNA है उस पे आपका राइबोसोम पहले अटैच होता है। बोलो बेटा, राइबोसोम आपका अटैच होता है। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर और होगा कि राइबोसोम अटैच कैसे होगा, कैसे उसे पता चलेगा कि मुझे कहां पर अटैच होना है। तो देखो प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि mRNA पे एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस होता है mRNA पे, है ना, ऑन mRNA। और इस सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है, सुन लो बेटा। प्रोकैरियोट्स के केस में भाई देखो, जैसे मान लो सवाल ये है कि आखिर राइबोस mRNA है, mRNA पे कहां पर अटैच होना है स्मॉलर सब यूनिट को, क्योंकि एक बार स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगी, जो लार्जर सब यूनिट होगी वो इस पे जाके ऐसे फिट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहला जो मेन सवाल यह है कि आखिर राइबोसोम mRNA पे स्मॉलर सब यूनिट आके कैसे अटैच होती है, सवाल ये है।
तो ये कैसे अटैच होती है सुन लो तुम लोग। मैंने आपसे क्या कहा कि जो आपका ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है एमआरएनए है, एमआरएनए पे एक सीक्वेंस होता है जिसे शाइन डलगर्नो सीक्वेंस कहते हैं, और इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री कहां पाया जाता है? इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा 16S आरएनए का जो 3 प्राइम होता है। याद करो तुम लोग, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब आप लोगों को आरआरएनए पढ़ा रहा था। देखिए आप लोग नोट्स पलटिए, आरआरएनए खोलिए। आरआरएनए में देखिए बेटा, मैंने जहां पर प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम दिखाया है 50S 30S में तुम लोग को देखो मैंने दिखाया कि 30S राइबोसोम में सिर्फ एक वो पाया जाता है। कौन? सिर्फ एक ही आरएनए पाया जाता है, और वो कौन सा होता है? 16S आरएनए होता है। बोलो बेटा 16S आरएनए होता है। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट होती है ये आपकी स्मॉलर सब यूनिट है, ये बेटा स्मॉलर सब यूनिट है, और ये आपकी लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, ये लार्जर सब यूनिट है। तो स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो कहां पर अटैच होगी, वो कौन डिसाइड करता है? वो शाइन डलगर्नो सीक्वेंस डिसाइड करता है जो एमआरएनए पे होता है, और जहां पर वो होता है यही 16S आरएनए वहां पर जाके ऐसे अटैच हो जाता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक बार अगर स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गई तो आसानी से कौन अटैच हो जाएगा? लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कैसे अटैच होता है? तो यूकैरियोट्स में तुम लोग याद करो, मैंने तुम लोग को पढ़ाया था जब मैं तुम लोग को कैपिंग पढ़ा रहा था, याद आ रहा है? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा रहा था जब तुम लोगों को। मैंने बताया था एमआरएनए पे आपके कैपिंग पाई जाएगी और टेलिंग पाई जाएगी, और कैपिंग का फंक्शन मैंने बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कहां पर अटैच होगी। मतलब ये आपका एमआरएनए है तो, और ये आपका स्मॉलर सब यूनिट है, तो स्मॉलर सब यूनिट यहां अटैच हो, यहां अटैच हो, यहां अटैच हो, कहां अटैच होगी? तो वो कौन बताता है? वो असल में कैपिंग बताती है। आप लोग नोट्स पलट के देखिए, मैंने वहां लिखवा रखा है। जब कैपिंग का फंक्शन लिखवाया हूं तो मैंने वहां बताया है कि कैपिंग का फंक्शन होता है कि वो कहां पर अटैच होगा स्मॉलर सब यूनिट, वो कैपिंग बताता है। ठीक है, तो वो कैपिंग कहां पाया जाएगा? एमआरएनए पे, है ना? मैं यहां लिख दे रहा हूं कैपिंग, और ये कैपिंग को कौन रिकॉग्नाइज करता है? कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम होता है यानी 40S, है ना? 40S जो राइबोसोम होता है, 40S जो राइबोसोम होता है बेटा, उसमें एक आरआरएनए पाया जाता है 18S आरआरएनए। वो 18S आरएनए जो होता है वो कैपिंग को रिकॉग्नाइज करता है और वो जाके अटैच हो जाता है, और जब ये अटैच हो गया तो बड़ा वाला जो लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाएगी। बोलो बेटा यहां तक बात को समझ में आई? बोलिए बेटा, समझ में आ गई यहां तक बात? कुछ आगे चले? अब आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगी और फिर लार्जर सब यूनिट अटैच होगी। इनको अटैच कराने में मैग्नीशियम आयन का एक बहुत अहम रोल होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहां तक हो गया बेटा? अब क्या होगा? अब देखो, ये एग्जिट साइट है, मैंने आप लोग बताया, और ये पेप्टिडाइल साइट है, और ये अमाइनो एसाइल साइट है। ठीक है, अमाइनो एसाइल साइट है। अब जो पहला वाला जो टीआरएनए होगा, जो मैं इसका फुल फॉर्म आगे लिखवाया हूं, आप लोग बस अभी ये जानिए, ये ई साइट होती है, पी साइट होती है, ए साइट होती है। ठीक है, अब जो सबसे पहला वाला टीआरएनए किसका है? आपको बात पता है, और मैं कई इससे पहले भी बोल चुका हूं कि हमेशा इनिशिएशन में कौन सा टीआरएनए कौन सा कोडॉन होना चाहिए? हमेशा बेटा मिथ्योनिन होना चाहिए। तो यहां पर मिथ्योनिन है AUG, तो जाहिर सी बात है मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन का कोडॉन है, तो टीआरएनए भी किसका आएगा? मिथ्योनिन का आएगा। अमीनो एसिड कौन सी आएगी? मिथ्योनिन आएगी, तो अमीनो एसिड आएगी यहां पर। ये मिथ्योनिन हो गई, ये 5 प्राइम हो गया। बोलो बेटा सही कह रहा हूं मैं? यहां पर मिथ्योनिन होगी, है ना? अब अगर देखो, अच्छा ये कैसे पहचानता है कि मिथ्योनिन होगी कहां एग्जैक्टली? कैसे पहचानेगा भाई? ये कैसे पहचानता है? असल में होता क्या है, ये जो याद करो तुम लोग को मैं जब पढ़ा रहा था टीआरएनए, तो मैंने तुम लोग को स्ट्रक्चर बताया था।
ये सॉरी ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम होता है ना, 3 प्राइम है। 3 प्राइम पे क्या होता है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। और ये क्या है, ये है एंटी कोडॉन लूप। तो देखो ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया, ये बेटा मैंने आपका बनाया mRNA, है ना, ये मैंने mRNA बनाया। देखो उस वहां पे लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैं यहां थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं। ये mRNA है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर AUG है ना, तो आखिर tRNA कैसे जानेगा कि मुझे यहां रुकना है, यहां रुकना है, यहां रुकना है, कहां रुकना है? तो वो असल में ऐसे जानेगा कि अगर देखो यहां पर बेटा AUG है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर होगा UAC। बोलो सही कह रहा हूं मैं? तो यहां पर क्या होगा, UAC होगा। बोल बेटा, यही सेम चीज यहां पर भी होगी। अगर बेटा यहां पर AUG है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर UAC होना चाहिए। और उसी की वजह से इसी की वजह से क्या होगा, ये इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना, रिकॉग्नाइज कर लेगा, कर लिया रिकॉग्नाइज। तो अब ये जो tRNA जो मिथ्योनिन को लेके आ रहा है वो यहीं पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा क्या है, ये वैलीन है। अब दूसरा वाला tRNA वैलीन को एक्टिव कराएगा, चार्ज कराएगा, लोड कराएगा और लेके आएगा यहां पर। ये आ गया दूसरा वाला tRNA। वैलीन, ठीक है बेटा, ये वैलीन आ गया। अब उसी तरीके से यहां पर भी अटैच होगा कि यहां पर अगर GUG है तो यहां पर क्या होना चाहिए, बोल भाई, अगर यहां GUG है तो यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, C, U है तो A और G है तो C होना चाहिए। मैंने उसको वहां पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया था समझाने के लिए, लेकिन मैं उसको मिटाऊंगा अभी, इसलिए अगर आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा बेटा उसको, क्योंकि यहां पे जगह बहुत ज्यादा नहीं थी इसलिए मैंने उसको इधर कर दिया। उसको बना लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं तो मैं अभी मिटाऊंगा उसको। ये हो गया, यहां ये अटैच हो गया। अब क्या होगा, अब होगा बेटा कि मिथ्योनिन में और वैलीन में आपस में बॉन्ड बन जाएगा, है ना, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये इनिशिएशन हो गया, है ना, ये इनिशिएशन होगा। अब देखो क्या होगा, अब ट्रांसलोकेशन होगा। ये हो गया, अटैच हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब इलॉन्गेशन होगा। इलॉन्गेशन मतलब क्या, इनिशिएशन होगा, अब उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, है ना। और इलॉन्गेशन में ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि ये जो mRNA जो है ना, ये जो mRNA पे राइबोसोम है, अब वो आगे आगे मूव करता चला जाएगा, ऐसे इधर की पोजीशन में ये मूव करता ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी tRNA, अभी बेटा राइबोसोम कहां पर है, उसकी साइड क्या है, AUG और GUG। अब वो आगे बढ़ेगा, ठीक है भाई, चले आगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बेटा, अब क्या मैंने कहा, राइबोसोम जब आगे मूव करेगा, आगे mRNA पे आगे आगे आएगा तो शिफ्ट आएगा, तो वो कितना आता है, एक बार में वो एक कोडॉन को मूव करेगा, है ना, एक बार में वो एक कोडॉन को शिफ्ट करेगा। जब बेटा कोडॉन को एक बार में शिफ्ट करेगा तो अब स्मॉलर वाला सब यूनिट यहां आ गई, है ना, ये लार्जर हो गई और ये आ जाएगा तुम्हारा ई साइट में, ये आ जाएगा पी साइट में और ये आ जाएगा ए साइट में। ये आ गया ई, ये आ गया पी, ये आ गया ए साइट में। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई? अरे भाई जब ये बढ़ेगा ऐसे, तो जब आगे बढ़ेगा, खुद सोचो तुम, जब ये राइबोसोम बेटा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, मैंने आपसे कहा कितना वो आगे बढ़ता है एक बार में, तो एक बार में वो एक कोडॉन जंप करता है। तो जब वो यहां से जंप करेगा तो वो कहां आएगा, यही तो आएगा, इसी तरीके से यहां आएगा ना भाई, तो वही मैंने दिखाया है। बोलो, तो अब होगा क्या, अब ये समझ लो। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि क्योंकि ये आगे बढ़ता है तो साइट चेंज हो जाती है। साइट चेंज कैसे हो जाती है, अभी तक क्या था, AUG जो थी वो P वाली साइट थी, GUG A साइट थी और E साइट खाली थी,
बात समझ में? ई साइड खाली थी। अब क्या होगा, अब ये हो गया कि जो पी वाली थी, जो पी साइड थी, वो ई होगा, ए हो जाएगी और एक नई ए डेवलप होगी। सॉरी, जो पी वाली साइड थी वो ई हो गई, है ना? देखो ये क्या थी, पी थी, अब वो क्या हो गई, ई हो गई। जो ए वाली थी वो पी हो गई और एक नई ए साइड डेवलप हुई। बोलिए भाई, नहीं समझ में आया? ठीक है, बस ये समझो ऐसे आगे घूमता रहेगा, लिहाजा ये साइट अपने आप चेंज होती रहेगी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैंने आपसे क्या कहा कि मिथ्योनिन और वैलिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना? जिसकी वजह से क्या होगा, मिथ्योनिन यहां से इसके साथ चली जाएगी और ये जो पी वाली साइड पे जो मिथ्योनिन का टीआरएनए है वो अब खाली हो जाएगा और खाली होके वो अब कहां चला जाएगा, ई साइड पे, मतलब एग्जिट साइड पे, मतलब इसके बाद अब ये राइबोसोम से बाहर हो जाएगा। देखो बात समझ में? और ये वाला जो है राइबोसोम, अब इसके पास क्या होगा, वैलिन प्लस मिथ्योनिन हो गई। बोलिए, बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई यहां तक? अब आगे चले। अब क्या होगा, अब तीसरी वाली साइट किसकी है, ये जी यानी ग्लाइसिन की है। फिर वही चीज होगी, अब ग्लाइसिन का अमीनो एसिड जो है वो चार्ज होगा और वो ग्लाइसिन जो चार्ज्ड अमीनो एसिड है या एक्टिव अमीनो एसिड है वो चला आएगा टीआरएनए पे और फिर वो यहां आ जाएगा। ये ग्लाइसिन है, ठीक है, ये 5 प्राइम है इसका। तब यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर बेटा ग्लाइसिन है तो यहां पर होगा जी है तो सी होगा। बात समझ में आई? यहां पे सी होगा, जो एंटीकोडॉन लूप है टीआरएनए का उस पे ट्रिपल सी होगा। ठीक है, चले आगे। अब फिर बेटा क्या होगा, इनके और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ेगी, कौन, जो राइबोसोम है, फिर वो बेटा आगे बढ़ेगा और फिर अब वो क्या करेगा, अब वो जंप करेगा, यहां से यहां आएगा और यहां से यहां आएगा, कम से कम वो एक कोडॉन जंप करेगा। ठीक, अब देखते हैं हम आगे क्या होता है, फिर देखते हैं इसी को। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां बता दे कि सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन का टीआरएनए ऐसा होता है जो डायरेक्ट पी साइट पे आता है। उसके अलावा, सुन लो मेरी बात, उसके अलावा कोई भी टीआरएनए होगा वो बेटा पहले ए साइट पे आता है, उसके बाद वो पी साइट पे जाएगा और उसके बाद ई साइट से फिर वो राइबोसोम के कंपार्टमेंट से बाहर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टीआरएनए जो मिथ्योनिन का होता है वही एक ऐसा होता है जो पहले पी साइट पे आता है, डायरेक्ट पी साइट पे आ जाता है ना? नहीं तो तुम देखो, जैसे अगर इसी का देख लो तुम, ये जो वैलिन का है बेटा, अभी ये किसमें है, ए साइट में है। यहां पर देखो वो कहां आ गया, जीयूजी, यहां पर पी साइट पे। अगले डायग्राम में तुम देखोगे वो ई साइट में आ जाएगा और अगली बार में वो बाहर निकल जाएगा। बोल भाई, बेटा समझ में आया कुछ? प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा, अभी क्या बोला हूं कि सिर्फ और सिर्फ टीआरएनए जो मिथ्योनिन का है वही एक ऐसा टीआरएनए होता है जो डायरेक्ट पी साइट पे आता है। उसके अलावा कोई भी होगा वो पहले ए साइट पे आएगा, फिर पी साइट पे आएगा, उसके बाद ई साइट पे आता है। ठीक है, अब इसी एक डायग्राम को एक बार और बना के जरा देख लेते हैं, प्रोसेस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर ये ट्रांसलोकेशन होगा, राइबोसोम आगे मूव करेगी। ठीक, अब क्या होगा, एक चीज देखो, जब बेटा ये आगे मूव करेगी
तो अब ये जो मिथ्योनिन वाला था अनचार्ज टीआरएनए कहते हैं, क्योंकि अब इससे मिथ्योनिन तो हट गई, तो इसे हम लोग अनचार्ज टीआरएनए कहेंगे। अब ये क्या होगा, ई साइट से बाहर हो जाएगा। अब आपका जो राइबोसोम है, जो स्मॉलर सब यूनिट है, वो यहां तक, ये स्मॉलर यहां आ जाएगी, उसके बाद इस पर अटैच होगी लार्जर सब यूनिट। हो गया। और अब ये आ जाएगा कहां पर, ये आ जाएगा ई साइट पर, ये आ जाएगा बेटा पी साइट पे, और ये आ जाएगा आपका ये ई साइट, ये पी और ये ए साइट हो गई। बात समझ में आ गई, ये ए साइट हो गई। अच्छा, अब ई साइट पे क्या होगा, मैंने आपसे क्या बताया कि वैलीन और ग्लाइसिन के बीच में बॉन्ड हो गया। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। यानी अब ये जो है ये वाला, ये अनचार्ज हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, ये खाली हो गया, ये जो वैलीन वाला है। और जो ए साइड पे क्या होगा, ये आ जाएगा ग्लाइसिन वाला। ये इसका 5 प्राइम है। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या अटैच हो जाएगा, ग्लाइसिन, उससे अटैच है वैलीन, उससे अटैच है मिथ्योनिन। देखो सही कह रहा हूं मैं, ग्लाइसिन उससे अटैच है, मैं किसी दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, ग्लाइसिन उससे अटैच है बेटा वैलीन, उससे अटैच है मिथ्योनिन। हो गया। अब ये ए वाली साइट क्या है, वैकेंट है, खाली है। खाली है तो क्या होगा, फिर वही चीज होगी, टीआरएनए आएगा। ये यू किसका होता है, फिनाइलएलानिन का होता है, तो क्या होगा, फिनाइलएलानिन यहां पर आ जाएगा। ये फिनाइलएलानिन यहां पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिनाइलएलानिन यहां पर आ जाएगा। यहां पर ट्रिपल यू है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, बोलिए, इसके एंटीकोडॉन में ए आना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, सिर्फ ये बना के पूछ देगा कि बताइए एंटीकोडॉन में क्या होगा, एंटीकोडॉन का क्या सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ये आपको आना चाहिए। अब बेटा क्या होगा, अब ये जो जी है फिर वही चीज होगी, फिर ट्रांसलोकेशन होगा, फिर ये जो जी है ये पी के साथ यानी फिनाइलएलानिन के साथ क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जब ये फिर आगे चलेगा तो क्या होगा, अब आगे क्या है, आगे है आपका यूएए है, और आपको पता है कि यूएए क्या होता है, ये एक स्टॉप कोडॉन है। और आपको पता है बेटा कि स्टॉप कोडॉन का कोई टीआरएनए नहीं होता है। बोलिए, स्टॉप कोडॉन का आपको पता है कि कोई टीआरएनए नहीं होता है। जब स्टॉप कोडॉन का कोई टीआरएनए नहीं होता है तो प्रोटीन आपकी क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी यहीं रुक जाएगी, और आपकी प्रोटीन बनेगी क्या, प्रोटीन आपकी बनेगी बेटा, सीक्वेंस में बता दे रहा हूं, मिथ्योनिन, वैलीन, ग्लाइसिन ऑन फिनाइल एलानिन। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम होगा। बोलो, बात समझ में आ गई, मिथ्योनिन 5 प्राइम, फिर वैलीन, फिर ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, मैंने कहा 3 प्राइम, क्योंकि उसके आगे क्या है, यूएए है, और यूएए क्या होता है, ये एक तरह का स्टॉप कोडॉन होता है, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस यहां पर रुक जाएगी। बोलिए, बात समझ में आई। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं, ये जो बार बार मैं कह रहा हूं ना प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जैसे मिथ्योनिन है, वैलीन है, यहां वैलीन ग्लाइसिन है, यहां ग्लाइसिन फिनाइल एलानिन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएगी। ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा। एक एंजाइम होता है, एक राइबोजाइम होता है, एक तरह का आरएनए होता है, जिसे हम लोग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। बोलो बेटा, कुछ बात समझ में आई, आगे चले, ज्यादा ये हौच पौच तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है बेटा, अब जो मैंने आप लोगों को समझाया है अभी तक, उसे थोड़ा सा हम लोग लिख ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और तुम लोग बता दे रहा हूं, चाहे इनिशिएशन हो, चाहे इलॉन्गेशन हो, चाहे ट्रांसलोकेशन हो, और चाहे टर्मिनेशन हो, हर में रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं, रिलीज कराने में या टर्मिनेट कराने में रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं। बात समझ में आई, बोलिए बेटा। और एनर्जी भी खर्च होती है, एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। एक एटीपी तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कहां पर खत्म हो रही है, एक बेटा एटीपी
ये देखो यहां पर खर्च हो रही है, यहां पर अमीनो एसिड को एक्टिव करने में एक एटीपी खर्च कर रहे हो। उसके अलावा तुम एक जीटी देखो, एक एटीपी खर्च होती है बेटा, फिर एक जीटीपी, फिर एक जीटीपी और फिर एक जीटीपी खर्च होती है। मैं यही बता दे रहा हूं कहां कहां। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया एक्टिवेशन में। अमीनो एसिड को जब आप एक्टिव कराते हैं, है ना, जब आप अमीनो एसिड को एक्टिव कराते हैं तो वहां पर एक एटीपी खर्च होती है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, इससे सवाल आते हैं, दिमाग घूम जाता है। एक एटीपी तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में खर्च होती है। एक जीटीपी कहां खर्च होती है? देखो बेटा, ये जो टीआरएनए आ रहा है ना ए साइट पे, ये जो टीआरएनए ए साइट पे आता है ना, वहां पर हमारी एक जीटीपी खर्च होती है। ठीक है, यानी टीआरएनए जो कॉम्प्लेक्स होता है, टीआरएनए जब हमने टीआरएनए कॉम्प्लेक्स कह दिया मतलब टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड है। टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जब ए साइट पे आता है, ए साइट पे आता है। इसी तरीके से एक जीटीपी कहां खर्च होता है? जब इसका ट्रांसलोकेशन होता है ना, जैसे जैसे राइबोसोम आगे बढ़ता है, हर बार एक बार जब आगे बढ़ेगा तो एक जीटीपी खर्च होती है। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन में, या मूवमेंट आप कह लीजिए, ट्रांसलोकेशन में। और उसके बाद लास्ट में एक एटीपी खर्च होती है, कब? रिलीजिंग में या टर्मिनेशन में। ठीक है, तो एक एटीपी खर्च होती है और 3 जीटीपी खर्च होती है। बात समझ में आ गई बेटा? चले आगे, बोल भाई। अब आगे देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन होता है ना। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इनिशिएशन स्टेप ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस एक बार में ही सारा समझा दिया, उसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन सब समझाने को तो मैंने एक बार समझा दिया, लेकिन लिखवा रहा हूं अब एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि जो राइबोसोम होता है उसमें 3 साइट्स होती हैं। एक ई साइट होती है जिसे एग्जिट कहते हैं, एक पी साइट होती है, पेप्टिडाइल टीआरएनए साइट होती है, और तीसरा है बेटा ए साइट, यानी अमाइनो एसाइड टीआरएनए साइट। यहां पर पी साइट की एक खासियत क्या बताया कि जो मिथ्योनिन का टीआरएनए होगा, सिर्फ और सिर्फ वही टीआरएनए एक ऐसा टीआरएनए है जो कि डायरेक्ट अटैच होगा किस पे? पी साइट पे। इसके अलावा जितने भी टीआरएनए होंगे वो पहले ए साइट पे आएंगे, ए साइट से पी साइट पे जाएंगे, पी साइट से ई साइट पे जाएंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि इनिशिएटिंग अमीनो एसिड हमेशा हमेशा कौन सी होती है? मिथ्योनिन। थोड़ा सा चेंज यहां पे एक बात बता दे रहा हूं कि अगर हम प्रोकैरियोट्स के केस में देखेंगे तो वहां पर मिथ्योनिन पे फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है, उसे हम लोग फॉर्माइल मिथ्योनिन कहते हैं, एफमेट, शॉर्ट फॉर्म में एफमेट, एफमेट, है ना। और यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन ही होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेट कहते हैं, एमेट, एमईटी। बात समझ में आ गई? तो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड अगर फॉर्माइल मिथ्योनिन हो सकती है प्रोकैरियोट्स के केस में, और मिथ्योनिन हो सकती है किसमें? यूकैरियोट्स के केस में। ठीक है बेटा, चल आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशिएटिंग कोडॉन, अगर प्रोकैरियोट्स है तो फिर फॉर्माइल मिथ्योनिन। हाँ, दोनों का कोड एक ही होगा, AUG, दोनों का ही होगा, चाहे आप फॉर्माइल मिथ्योनिन की बात करिए चाहे आप मिथ्योनिन की बात करिए, दोनों ही केस में वो AUG होगा। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट ऑन mRNA एंड रीड बाय राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोमल यूनिट बेटा कैसे रीड करेगी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शाइन डलगर्नो सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में होगा। शाइन डलगर्नो सीक्वेंस एक प्यूरिन का एक सीक्वेंस होता है mRNA पे। उस सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रोकैरियोट्स के केस में बात कर रहा हूं, इसका मतलब 30S RNA जो होगा, 30S जो आपका राइबोसोम होता है वो अटैच होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? शाइन डलगर्नो सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा? शाइन डलगर्नो सीक्वेंसेस होते हैं mRNA पे फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और कौन होता है? 16S rRNA जो है वो राइबोसोम को अटैच कराता है। किससे अटैच कराता है? शाइन डलगर्नो सीक्वेंस से। बोल भाई, समझ में आए? आगे देखो, यूकैरियोट्स में क्या होगा? यूकैरियोट्स में बेटा कैपिंग जो होती है ना, पढ़ा चुका हूं, कैपिंग की मदद से जो mRNA पे जो कैपिंग होती है वहां पर कौन अटैच होता है? जो यूकैरियोट्स का स्मॉलर जो सब यूनिट होती है उसका 18S rRNA अटैच होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग।
इनिशिएशन फैक्टर मैंने आप लोग बताया था, IF इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में 3 तरह का होता है, यूकैरियोट्स में 9 तरह का होता है। देखो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। नहीं पढ़ना है तुम लोग को, इतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उतना पढ़ो जितना काम है, तुम्हें PhD नहीं करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए जरा हम लोग वो इक्वेशन पढ़ लेते हैं। मैंने आप लोग क्या बताया था कि सबसे पहले बेटा, मैंने आप लोग क्या बताया था, सबसे पहले स्मॉलर जो सब यूनिट होती है वो अटैच होती है mRNA पे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाके आपकी लार्जर सब यूनिट होती है। यही तो मैंने बताया था। देखो तो यहां देखो बेटा, स्मॉलर सब यूनिट है। अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, 40S होता है, 40S होता है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है 30S होता है। ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट mRNA पे अटैच होगी इनिशिएशन फैक्टर के हेल्प से। ये बेटा है इनिशिएशन फैक्टर्स, है ना, ये है इनिशिएशन फैक्टर्स। और वो क्या बना लेगा, 40S mRNA या 30S mRNA अटैच हो गया। अब ये जो स्मॉलर सब यूनिट है अटैच हो गई। अब बेटा इस पे इनिशिएशन हो जाएगा, इस पे जो मिथ्योनिन वाला है वो tRNA आके अटैच हो जाएगा, है ना। देखो ये स्मॉलर सब यूनिट mRNA पे अटैच हो गई। अब tRNA आएगा मिथ्योनिन वाला इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर प्लस GTP। अभी बताया हूं तुम लोगों को, इन द प्रेजेंस ऑफ IF मतलब इनिशिएशन फैक्टर प्लस GTP। और ये क्या होगा, जो पहला वाला जो इनिशिएशन वाला जो आपका tRNA होगा यानी मिथ्योनिन या एफमेट, जैसे ये मिथ्योनिन होगा लेकिन यहां पे एफमेट होगा, क्योंकि हम 30S mRNA प्रोकैरियोट्स में होता है ना, मैंने बताया प्रोकैरियोट्स में एफमेट होता है यानी फॉर्माइल मिथ्योनिन होती है। और इसी बात को देखो मैं लिखवा दिया हूं, व्हेन स्मॉलर सब यूनिट अटैच विद mRNA देन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस। ये आपके NCERT की लाइन है, इसे याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इस पे लार्जर सब यूनिट अटैच होती है। तो देखो ये तो हो गया 40S mRNA प्लस tRNA मेट, और यहां पर तुम एफमेट कर लो, एफमेट। अब वो क्या होगा, अपने लार्जर कॉम्प्लेक्स से अटैच होगा। ये लार्जर कॉम्प्लेक्स है TS इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्मॉलर सब यूनिट जो mRNA से अटैच होता है उसके बाद इसमें लार्जर अटैच होता है, उसको अटैच में कौन ज्यादा हेल्प करता है, तो वो मैग्नीशियम आयन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद बेटा ये क्या बना लेता है, 80S mRNA प्लस tRNA मेट, और ये एफमेट। ये हो गया अटैच। तो पहला इनिशिएशन हो गया, यानी tRNA जो है वो P साइट पे अटैच हो गया। अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता दे रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने तुमने यहां पर पढ़ा है ना, यहां पर बेटा मैंने पढ़ाया कि 3 साइट होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT में 2 ही साइट लिखी हुई है। उसने मेंशन तो नहीं किया है कौन कौन सी होती है वो, लेकिन 2 ही साइट के बारे में बताया। असल में वो P और A के बारे में कहना चाह रहा है। मैंने थोड़ा डिटेल में जाके आपको बता दिया कि E और P और A तीनों होती है, लेकिन बेटा NCERT के लिहाज से सिर्फ 2 साइट होती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा इनिशिएशन हो गया, है ना, जो हमारा जो मिथ्योनिन का जो tRNA है वो आके हम कहते हैं अटैच हो गया mRNA पे, ठीक है। अब इलॉन्गेशन होगी, अब इलॉन्गेशन होगा। और इलॉन्गेशन का क्या मतलब होगा कि एक tRNA जो है वो दूसरे tRNA, एक tRNA पे जो अमीनो एसिड है वो दूसरे tRNA की अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और उसे हम लोग इलॉन्गेशन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, it is a peptide bond formation between amino acid which are present on P site, F-met हो सकती है या met हो सकती है, and the newly amino acid which are present on the A side in the presence of elongation factor। ये इंपॉर्टेंट चीज है, elongation factor GTP। जिस तरीके से इनिशिएशन फैक्टर होता है इसी तरीके से बेटा elongation factor होता है, GTP है, एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। बेटा ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, यानी ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करता है, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम करता है।
पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके बारे में एक दो बातें बता देता हूं। पहली बात बेटा कि ये राइबोजाइम होता है। आपको पता है कि राइबोजाइम किसे कहते हैं? राइबोजाइम असल में आरएनए को कहते हैं। वो आरएनए जो कैटालिटिक नेचर का होता है उसे हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये क्या होता है? ये बेटा एक तरह का आरएनए होता है। ठीक है, क्या काम करता है? इट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड्स, एडजेसेंट अमीनो एसिड। ये एडजेसेंट अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक चीज और देख लो, तो ये कौन सा होता है, कौन सा आरएनए होता है? यूकैरियोट्स में ये 28S आरएनए होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, ये बेटा अगर प्रोकैरियोट्स की बात की जाए तो ये क्या होता है? 23S आरएनए होता है। ये याद रखिएगा ये बात। यूकैरियोट्स में तो ये 28S आरएनए होता है। तुम लोग देखो, नोट्स पलट के देखो, आरएनए जहां पढ़ाया था, टीआरएनए के बाद एमआरएनए फिर आरएनए पढ़ाया था तुम लोग को, वहां पर लार्जर सब यूनिट देखो, चाहे 60S की देखो, 60S जो लार्जर सब यूनिट होता है और 50S जो लार्जर सब यूनिट होता है, उसमें देखो तो 28S आरएनए और 23S आरएनए, ये असल में होता तो आरएनए है, लेकिन इसके अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, और दो अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो इसी की वजह से फॉर्म होता है। समझ में आया बेटा? चले आगे। अब तीसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। इट इज टू फैसिलिटेट elongation and performed by rotation of ribosome on the axis of mRNA। किस हिसाब से मूव करता है? मैंने आपको बताया था बेटा, ये 5 प्राइम है mRNA, ये 3 प्राइम है। अभी एक बार वो यहां पर है, फिर आगे मूव करके वो यहां चला जाएगा, फिर वो मूव करके यहां चला जाएगा, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ वो मूव करता रहेगा। ठीक है, अच्छा होगा क्या? द लोडेड टीआरएनए ऑन ए साइट इज शिफ्टेड टू पी साइट, ये बता चुका हूं अभी, एंड द नेक्स्ट जेनेटिक कोड इज शिफ्टेड टू ए साइट फॉर इनकमिंग लोडेड टीआरएनए, फॉर इनकमिंग लोडेड टीआरएनए। द अनलोडेड टीआरएनए शिफ्ट फ्रॉम पी साइट टू ई साइट एंड देन लीव द राइबोसोम। ई साइट के बाद वो हट जाता है, मूव कर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्ड, ट्रांसलोकेशन फैक्टर एंड जीटीपी। बेटा मैंने आप लोग बताया था कि ट्रांसलोकेशन में भी जीटीपी की जीटीपी खर्च होती है, प्लस एक ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एटीपी एंड 2 जीटीपी इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट, देखो क्या कह रहा है, इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट 1 अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी हमें एक एटीपी और 2 जीटीपी की जरूरत पड़ती है अगर हमें एक अमीनो एसिड को प्रोटीन की सिंथेसिस में इनकॉर्पोरेट करना हो, दाखिल करना हो, तो हमें एक एटीपी और 2 जीटीपी की जरूरत पड़ती है। एकदम सही बात है, क्योंकि होता क्या है बेटा, एक एटीपी जो है वो कहां पे होता है? अमीनो एसिड एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है। एक जीटीपी कहां खर्च होता है? जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेके आता है और जब वो आता है एमआरएनए पे, तो वहां एक जीटीपी की खर्च होती है, और एक जीटीपी बेटा कहां होता है? ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। बोले बात समझ में आ गई? यहां तक आगे चले, अब देखते हैं। अब सबसे लास्ट है, ये है टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन, टर्मिनेट कैसे करेगी? मैंने तुम लोग को जब ये पढ़ा रहा था, अभी देखो जो डायग्राम मैंने बनाया था आप लोगों के सामने, ये देखो यहां पर बेटा टर्मिनेशन कैसे हो रहा है? टर्मिनेशन हो रहा है टर्मिनेशन फैक्टर्स की वजह से। बोलो सही कह रहे हैं? चेन में जो राइबोसोम तब तक आगे बढ़ता रहता है, तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसको कोई स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन नहीं मिलता है, तब तक वो एमआरएनए पे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है बेटा, तब तक वो आगे बढ़ता रहता है।
है ना। तो ट्रांसलोकेशन टर्मिनेशन कैसे होगा? टर्मिनेशन के लिए सबसे पहली चीज कि नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन होने चाहिए। देखो, नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जीटीपी, एक जीटीपी की जरूरत पड़ती है। और तीसरी बात, रिलीजिंग फैक्टर्स होने चाहिए। यानी टर्मिनेशन में तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो स्टॉप कोडॉन की, है ना, एक तो बेटा स्टॉप कोडॉन की, दूसरा जीटीपी की, और तीसरा रिलीजिंग फैक्टर्स की, आरएफ, रिलीजिंग फैक्टर्स। और बेटा रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में दो तरह के रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, RF1, RF2, और यूकैरियोट्स में सिर्फ एक तरह का होता है, ERF1। ठीक है, ये होता है, बात समझ में? अच्छा, अब एक ये तो हो गया हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। अब बेटा जो हम आपको ये बात बता दूं, जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ना, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जब वो प्रोटीन बन के निकलती है ना, यानी ये जो प्रोटीन बनी है, ये देखो, ये जो प्रोटीन मैंने दिखाया आप लोगों को, ये जो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनी है बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन मैंने आपको सामने दिखाया, ये असल में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। एक दूसरी एक प्रोटीन होती है जिसे हम लोग चैपरॉन्स कहते हैं। वो चैपरॉन प्रोटीन करती क्या है, वो क्योंकि आप लोग 11th में ये बात पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल्स में कि कुछ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शरी, कुछ क्वाटरनरी होती है। याद आ रहा है कुछ ये बात? प्रोटीन अलग अलग शेप की होती हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो चैपरॉन प्रोटीन होती है वो क्या करती हैं? वो बेटा ये करती हैं कि जो प्रोटीन बनती है ना, वो हम जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रोटीन जो होती है, जो अभी फ्रेशली फॉर्म प्रोटीन होगी, वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है, वो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर की होती है। उसके बाद उसमें फोल्डिंग आती है, तो फिर वो सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, और उसके बाद वो क्या बनती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। बोलो ठीक है? मैंने क्या बताया कि जो प्रोटीन पहले न्यूली फॉर्म प्रोटीन होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की होती है। उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं, फिर उसमें फोल्डिंग होती है, तो फिर वो सेकेंडरी बनती है, फिर वो टर्शरी बनती है, फिर वो क्वाटरनरी बनती है। और ये फोल्डिंग प्रोटीन्स में कौन कराता है? चैपरॉन प्रोटीन कराता है। बात समझ में आ गई बेटा? चैपरॉन प्रोटीन कराता है। अब लास्ट में एक देख लेते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है कुछ एंटीबायोटिक्स से इनहिबिट होती है। वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स से जरा देख लेते हैं फटाफट। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होती है बेटा? एंटीबायोटिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी क्या प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है। और एंटीबायोटिक्स प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक सकते हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। ये सारा एम्स में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, वो कैसे इनहिबिट करती है? इनहिबिट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का इनिशिएशन ही नहीं होने देती है। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम। जहां पर जीटीपी खर्च होती है ना, राइबोसोम आके अटैच होती है पी साइट पे। अगर मिथानिन की बात करें, इसके अलावा कोई भी टीआरएनए होगा तो वो हमेशा कहां आएगा? पहले ए साइट पे। तो वो ए साइट पे बाइंड नहीं होने देती है। क्लोरमफेनिकॉल क्या करता है? ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है ना, जो बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसको उसमें इनहिबिट करता है। और सबसे लास्ट में है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है? ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती है ना, ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती है। इसी तरीके से बेटा एक रिफम्पाइसिन होती है एंड एक्टिनोमाइसिन होती है। रिफम्पाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन होती है। ये भी एक तरह की एंटीबायोटिक होती है। इनका क्या काम करती है? याद रखना, ये आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मैंने आपको चार यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस बताई, रिफम्पाइसिन और एक्टिनोमाइसिन, ये दो ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है बेटा, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से, आसान भाषा, लैंग्वेज और स्टाइल में समझाया जाए ताकि आपको क्लियर हो सके।
ठीक है बेटा, तो आज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीन एक्सप्रेशन यानी लैक ओपरॉन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, लैक ओपरॉन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।